तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय कोरोना डिजीज हैव बीन ब्रॉट टू द टेम्पोररी रिलीफ कैंप ऑफ द हॉस्पिटल ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर क्वारंटीन एंड आइसोलेशन। यानी इसका मतलब क्या हुआ, कोरोना रोग से प्रभावित बड़ी संख्या में लोगों को राज्य सरकार द्वारा आयोजित अस्पताल के अस्थायी राहत शिविर में संगरोध और अलगाव के लिए लाया गया है। ठीक है, तो इसमें 3 एजम्पशंस दिए गए हैं। तीनों एजम्पशंस में कौन सा सही है? फर्स्ट एजम्पशंस क्या लिखा है? द टेम्पोररी रिलीफ कैंप ऑफ द हॉस्पिटल हैज एडिक्वेट सप्लाईज टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज टू द अफेक्टेड पीपल इन द एरिया। यानी अस्पताल के अस्थायी राहत शिविर में क्षेत्र के प्रभावित लोगों को इलाज उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त सुविधा है। ठीक है, फिर दूसरा लिखा है ऑल दोज अफेक्टेड पर्सन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन द टेम्पोररी शेल्टर्स फॉर फूड्स एंड ड्रग्स। ठीक है, उन सभी प्रभावित व्यक्तियों को भोजन और दवाओं के लिए अस्थायी आश्रय में समायोजित किया जा सकता है। ठीक है, थर्ड क्या है? मेनी मोर अफेक्टेड पीपल आर येट टू कम द रिलीफ कैंप इन द हॉस्पिटल। कई और प्रभावित लोगों को अस्पताल के अस्थायी राहत शिविर में आना बाकी है। तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट था कि कोरोना रोग से प्रभावित बड़ी संख्या में लोगों को राज्य सरकार द्वारा आयोजित अस्पताल के अस्थायी राहत शिविर में क्वारंटाइन और आइसोलेशन के लिए बुलाया गया है। तो इसमें से 3 एजम्पशंस में कौन सा सही होगा? ऑप्शंस आपके लिखे हुए रहेंगे, 5 रहते हैं ऑप्शंस। ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, फिर थर्ड ऑप्शन है ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, फोर्थ है ओनली सेकंड एंड थर्ड, और फिफ्थ क्या है? नन ऑफ दीज। इसका आंसर जानने के लिए आप अंत तक बने रहें। मैं अंत तक और भी अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, और भी जो हाल के पूछे हुए एग्जाम्स हैं उसमें क्वेश्चंस स्टेटमेंट एजम्पशन से कैसे बनानी चाहिए, उनके रूल और रेगुलेशन क्या होते हैं, वो सब हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं एसबी जायसवाल आप सभी का अपने YouTube चैनल जायसवाल एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग ने लास्ट बहुत सारे टॉपिक जो है वो अपलोड किए हैं, वो सब आप लोगों ने देखा, पसंद किया, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलें हम लोग स्टार्ट करें। आज का टॉपिक क्या है हम लोग देखें। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है स्टेटमेंट और एजम्पशंस। ठीक है, यानी कथन और धारणाएं। कथन और धारणाएं में क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि स्टेटमेंट कोई दिया रहेगा, ठीक है, और उसके पीछे छुपे हुए क्या उस धारणाएं हैं, क्या इसे पूर्व धारणाएं भी बोलते हैं, मान्यताएं भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो हम लोग जब भी कोई स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो उसके पीछे छुपी हुई बातों को एज्यूम करते हैं कि क्या इसमें छुपी हुई बातें हैं, लेकिन जो छुपी हुई बातें होंगी वो टेकन फॉर ग्रांटेड, मतलब कि वो 100% ट्रू होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई स्टेटमेंट पढ़ा और कुछ भी मन में सोच लिए। ठीक है, हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सोचना है कि उसमें पीछे हुई जो तर्क है वो उसमें क्या बातें बोली गई हैं। ठीक है, और उसी के हिसाब से हम लोगों को आंसर सॉल्व करनी है। तो इसके लिए कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं जो हमने आपको बताए हैं। उस रूल और रेगुलेशन को आप ध्यान से देखेंगे, कुछ नियम इसमें होते हैं, उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, टिप्स और रूल्स फॉर स्टेटमेंट एजम्पशंस, यानी मान्यताओं के लिए युक्तियां या नियम। मान्यताओं भी बोला जाता है, एजम्पशंस को मान्यता भी बोलते हैं। ठीक है ना, पूर्व धारणा भी बोलते हैं, बहुत जगह धारणाएं भी लिखा होता है, तो सबका मतलब लगभग एक ही होता है। ठीक है, तो एजम्पशंस क्या है भाई? तो एन एजम्पशन इज द हिडन पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट विच इज समथिंग कैन बी सपोज्ड और एज्यूम्ड and taken for granted and its implicit always show positivity। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि धारणा जो है कथन का छिपा हुआ हिस्सा होता है। ठीक है, जिसमें कुछ ऐसा लिखा होता है जिसे माना जा सकता है या लिया जा सकता है, और इसके लिए हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए। मतलब कि अगर कोई एजम्पशन नेगेटिव बातें बोली जा रही है तो वो नेगलेक्ट हो जाता है, वो गलत माना जाता है, इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादातर पॉजिटिव ही लेना चाहिए। जो भी इम्प्लिसिट होगा, जो मान्यताएं लागू होंगी, वो पॉजिटिवली आता है। ठीक है, तो समझ में आ गया एजम्पशंस क्या होता है। तो स्टेटमेंट का छुपा हुआ पार्ट होता है जो डायरेक्ट स्टेटमेंट पढ़ने पर दिखता नहीं है, लेकिन उसके पीछे छुपी हुई बातें, ठीक है, जो हम लोग सपोज करते हैं, एज्यूम करते हैं, वो 100% वैलिड होना चाहिए, गारंटेड रूप से सही होनी चाहिए, उसे बोला जाता है एजम्पशन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमने क्या लिखा, ये तो फर्स्ट पॉइंट समझा दिया मैंने। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? कुछ कीवर्ड इसमें होते हैं। ठीक है, वो कीवर्ड आपको क्या मिलेगा?
ऑल, ऑलवेज, एनी, ईच, एवरी, ओनली, एग्जैक्टली। ध्यान दीजिएगा ये सब वर्ड पे। ये सब वर्ड अगर आपको मिले, डेफिनेटली, बट, नन, है ना, ये सब का मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है और हिंदी में भी लिख दिया है, ठीक है। नेवर, नो बॉडी, एटलीस्ट, ये सब जितने भी पास्ट और फ्यूचर के बारे में बोले, वो अगर स्टेटमेंट भी वो सब मिले लिखा हुआ तो वो इनवैलिड होता है। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? कुछ प्रमुख शब्द जैसे सभी, हमेशा, कोई भी, प्रत्येक, हर कोई, केवल, बिल्कुल, निश्चित रूप से, लेकिन, कोई नहीं, कभी नहीं, है ना, ये सब रहे। कोई भी नहीं, कम से कम, अतीत या भविष्य का चित्रण हो, अगर उसमें ये सब टर्म लिखा रहे तो क्या होता है? वो फॉल्स या इनवैलिड माना जाता है, ठीक है। वो सब सही नहीं होता है। हालांकि ऑल के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऑल वाले जो टर्म होते हैं वो हमेशा गलत नहीं होते, ठीक है। वो हमें स्टेटमेंट के हिसाब से डिसाइड करके मानना पड़ता है, ठीक है। तो ऑल वाला टर्म जो है वो कभी कभी सही भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें क्या होगा? स्टेटमेंट को ध्यान से देखना पड़ेगा, उसके एग्जाम्पल्स को हमें गौर से पढ़नी पड़ेगी, तब ये होगा, ठीक है। फिर आगे देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है? सम कीवर्ड्स, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, फ्यू, लिटिल, सम, मेनी, मच, मोर, मोस्टली, टू लार्ज एक्सटेंट, है ना। अब इसके हिंदी में क्या लिखा रहेगा? कुछ, थोड़ा, कई, बहुत, अधिक, अधिकतर, बहुत हद तक। ये सब टर्म अगर लिखा रहे तो उस केस में वो ट्रू हो सकता है, ठीक है, वो वैलिड हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि जहां मेनी, मोर देखा तुरंत सही कर दिया, सम देखा तुरंत आप उसको ट्रू मान लिए। आपको हमेशा सही करते वक्त स्टेटमेंट के नेचर पे ध्यान देना है। स्टेटमेंट के हिसाब से वो डायरेक्टली इन्वॉल्व भी होना चाहिए, ठीक है, और जो भी छुपी हुई बातें होना चाहिए वो टेकन फॉर ग्रांटेड होना चाहिए कि हाँ ऐसा होगा। जैसे मान लिया किसी आदमी को आपने देखा कि वो पुलिस उसको पकड़ के ले जा रही है, तो आप क्या क्या एज्यूम करेंगे कि हो सकता है वो क्राइम किया हो, है ना, हो सकता है किसी अपराध में संलग्न हो। तो भाई बिना कोई क्राइम किए अपराध में संलग्न हुए पुलिस ऐसे ही तो नहीं उठा के ले जाती किसी को, ठीक है। अब क्या क्राइम किया वो तो बात अलग चीज़ है, लेकिन कुछ ऐसा मामला होगा जिसपे उसका बना होगा। अब जरूर नहीं, बहुत से निर्दोष लोग भी पकड़े जाते हैं। तो यहाँ पर हमें स्टेटमेंट में बस ये देखना है कि पुलिस ने उसे उठा के ले गया, इसका मतलब है कि पुलिस उठा के ले गई है तो वो कुछ मामला में फंसा होगा, ठीक है। ये सब चीज़ देखा जाता है। इसी तरह जब आप क्लासरूम में जाते हैं और वहाँ नोटिस बोर्ड पे आप पढ़ते हैं वहाँ नोटिस बोर्ड पे क्लास में भी रहता है ना बहुत सारे, या किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं इंक्वायरी करने के लिए तो वहाँ बहुत सारा नोटिस बोर्ड लगा होता है, तो वहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में छपा रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप क्या सोचेंगे कि यहाँ जो भी बंदा आता होगा इंक्वायरी के लिए या क्लास में पढ़ने के लिए उनको हिंदी और इंग्लिश आती होगी। अगर आपको वहाँ मिल जाए बांग्ला भाषा में, है ना, साउथ भाषा में लिखा हुआ कुछ नोटिस बोर्ड, तो इससे आप क्या अनुमान लगाएंगे कि यहाँ साउथ भाषा जानने वाले लोग भी आते होंगे, बांग्ला भाषा जानने वाले भी लोग आते होंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ जो भी देखते हैं आगे पीछे सामने, ठीक है, उसी पे हम लोग एज्यूम करते हैं कि वो अच्छा लगता है, यहाँ पर ये ऐसा होता होगा, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करें। हमने नियम समझ लिया, क्या होता है स्टेटमेंट, क्या होता है जंक्शन, समझ गए हम लोग अच्छी तरह से। अब हम लोग इस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें जो होगा क्वेश्चन उसमें आपको लिखा हुआ है, ये सब पढ़ लीजिए आप लोग। इसमें एक एजम्पशंस दिए रहते, एक स्टेटमेंट दिए रहते हैं और उसमें 2 एजम्पशंस और 3 एजम्पशंस वाले भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो पहले जो मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा वो 2 एजम्पशंस का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 अवधारणाएं जो होंगी, उसमें ऑप्शन कैसे लेना है, तो फर्स्ट ऑप्शन लेना है कि अगर आपको लगता है केवल फर्स्ट ही सही है, सेकंड सही नहीं है, तो ऑप्शन ए लेंगे। बी ऑप्शन कब लेंगे, जब सेकंड एजम्पशन सही होगा, ठीक है, फर्स्ट नहीं तब। अगर दोनों ही गलत लगता है तो इसका मतलब वो नाइदर नॉर में जाएगा, दोनों सही है तो बोथ में जाएगा। कभी कभी कुछ ऑप्शन जो होते हैं, ठीक है, जैसे बैंक के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में तो 4 ऑप्शन होते हैं, बैंक के एग्जाम में 5 ऑप्शन होते हैं, तो एक ऑप्शन इधर और का भी होता है, या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है। दोनों में से अगर कोई भी एक लेते हैं और सही माना जाता है तो फिर उस कंडीशन में वहां पर वो लेना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग चलें क्वेश्चन करें। आप लोग इन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको लेना होगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है, इसमें लिखा हुआ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स and parents stood in the queue to collect forms for admission to various undergraduate courses in the college, ठीक है। कॉलेज में बहुत बड़ी संख्या में छात्र और अभिभावक जो है वो
अलग अलग स्नातक पाठ्यक्रमों की तरफ प्रवेश फॉर्म लेने के लिए एकत्र हुए हैं और कतार में खड़े हैं। ठीक है, खड़े थे। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब इसमें पहला एजम्पशन क्या है? द कॉलेज अथॉरिटी मे बी एबल टू एडमिट ऑल दोज हु स्टूड इन द क्यू। कॉलेज प्राधिकरण उन सभी को स्वीकार करने में सक्षम हो सकता है जो कतार में खड़े थे। और दूसरा क्या लिखा है? द कॉलेज अथॉरिटी मे हैव एडिक्वेट नंबर ऑफ फॉर्म्स फॉर ऑल दोज स्टैंडिंग इन द क्यू। कॉलेज प्राधिकरण के पास कतार में खड़े सभी लोगों के लिए पर्याप्त संख्या में फॉर्म हो सकते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों में कौन सा एजम्पशन सही है? क्या दोनों सही है कि दोनों गलत है कि कोई एक सही है? तो ध्यान से देखिए, पढ़िए। यहाँ पर क्या बोला है? द कॉलेज अथॉरिटी मे विल एबल टू एडमिट। देखिए, अभी तो लोग फॉर्म लेने के लिए ही खड़े हैं ना, अब उनमें सबका तो एडमिशन होगा नहीं, सबका एडमिट होगा भी नहीं, तो इसलिए हम नहीं कर सकते एडमिट टू ऑल दोज। ठीक है, जो लाइन में खड़े हैं सबको मे बी एबल टू ऑल दोज, ये गलत हो गया। ठीक है, ये सही नहीं हो सकता। अभी तो फॉर्म भरे हैं, अप्लाई करेंगे, इस पर कट ऑफ निकलेगा, उसके बाद ही कुछ होगा। तो सेकेंड बोला है द कॉलेज अथॉरिटी मे हैव एडिक्वेट नंबर ऑफ फॉर्म। अब भाई वो कॉलेज निकाला है फॉर्म, उसको पता है कि यहाँ हर साल कितने हजारों विद्यार्थी होते हैं कि लाखों विद्यार्थी अप्लाई करते हैं, फॉर्म भरते हैं, उसके हिसाब से वो फॉर्म छापता है और उसी के हिसाब से देता है। तो इसलिए वो पर्याप्त संख्या में फॉर्म अप्लाई करता है ताकि सभी लोग फॉर्म भर लें, जिनका एडमिशन होगा होगा, जिनका नहीं होगा नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर आपका सेकेंड एजम्पशन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन लेंगे, सेकेंड एजम्पशन। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन करें हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? आवर यूरोप हॉलीडे पैकेज कॉस्ट लेस देन सम ऑफ द हॉलीडे पैकेज विद इन द कंट्री। ठीक है, ये एक एडवर्टाइजमेंट है, किसके द्वारा? इंडियन ट्रैवल कंपनी के द्वारा। क्या उन्होंने बोला कि हमारे यूरोप हॉलीडे पैकेज की लागत जो है वो देश के कुछ अवकाश पैकेजों से कम है, यानी हम लोग सस्ता ट्रैवल कराते हैं, ये कहने का इसका मतलब हुआ। अब फर्स्ट क्या बोला है? पीपल में प्रेफर टू ट्रेवल टू फॉरेन डेस्टिनेशन दैन टू द प्लेसेज विद इन द कंट्री एट कंपेरेबल कॉस्ट। लोग देश के स्थानों की तुलना में तुलनीय लागत पर विदेशी स्थलों की यात्रा करना पसंद कर सकते हैं। ये क्या सही लग रहा है? चलिए आगे सोचेंगे। दूसरा लिखा है पीपल जनरली टेक देयर ट्रैवल डिसीजन आफ्टर गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सच एडवर्टाइजमेंट। लोग आमतौर पर विज्ञापनों पर इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के बाद अपने यात्रा का फैसले लेते हैं। तो इस तरह की जानकारी के बाद ही लेते हैं, ये जरूरी तो नहीं है, पहले भी वो यात्रा के लिए सोचते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये मेरे यहाँ ये सेकंड तो होगा ही नहीं। ठीक है, फर्स्ट क्या पॉसिबल है? तो यहाँ पर जो लिखा है पीपल में ट्रेवल टू फॉरेन डेस्टिनेशन टू द प्लेसेज विद इन द कंट्री, कंट्री से तुलना फॉरेन के लिए, ये भी यहाँ पर सही नहीं है। आंसर जो होगा यहाँ पर क्या होगा? तो नाइदर नॉर होगा। तो नाइदर नॉर का ऑप्शन क्या था? सी था। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो थर्ड ऑप्शन लेंगे जिसमें नाइदर नॉर का केस दिया हुआ था। ठीक है, अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? आई मस्ट क्लियर द एंट्रेंस टेस्ट दिस टाइम, राम सेड टू रमेश। राम ने रमेश से क्या कहा? कि मुझे इस बार प्रवेश परीक्षा पास करनी होगी। ठीक है, अब भाई पास करनी होगी इस तरह का स्टेटमेंट दिया, तो आदमी सोचेगा भाई इसके पीछे क्या बात हो सकती है, वो ऐसा क्यों बोला। ठीक है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो इसमें जो दो लिखा हुआ है उसमें से कौन सही है हमें ये सोचना पड़ेगा। तो राम हैज़ ऑलरेडी फेल्ड टू क्लियर द एंट्रेंस टेस्ट एटलीस्ट वंस। यहाँ लिखा है राम पहले ही कम से कम एक बार प्रवेश परीक्षा को पास करने में विफल रहे। दूसरा लिखा है मोर देन वन अटेम्प्ट इट इज अलाउड टू द कैंडिडेट टू क्लियर द एंट्रेंस टेस्ट। प्रवेश परीक्षा को पास करने के लिए उम्मीदवारों को एक से अधिक प्रयास की अनुमति है। ठीक है, देखिए इसमें पहला गलत हो गया। क्यों? इसमें पहला इसलिए गलत हुआ क्योंकि यहाँ पर एक तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है कि आई मस्ट क्लियर द एंट्रेंस टेस्ट दिस टाइम, मुझे इस बार प्रवेश परीक्षा पास करनी होगी। उसकी वजह ये भी तो हो सकती है कि हो सकता है राम का एज अब ख़त्म हो रहा हो, मान लिया 30 साल परीक्षा का मैक्सिमम एज होता है एग्जाम बैठने का, सपोज किसी एग्जाम में, तो उस केस में उसका 30वां चल रहा हो, अब इस बार नहीं पास करेगा तो अगली बार तो फॉर्म भर नहीं पाएगा, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो ये जरूरी नहीं है कि वो फेल हो गया पिछली बार तो इस बार पास करेगा, ये रीज़न ही हो। तो इसलिए पहला रीज़न जो है वो टेकन फॉर ग्रांटेड वाली बात नहीं है, हम लोग कन्फर्म नहीं बोल सकते कि ये यही रीज़न होगा। ठीक है, दूसरा क्या बोला है? मोर देन वन अटेम्प्ट इज अलाउड। देखो
इसमें एग्जाम में एक से ज़्यादा बार अलाउ होगा, क्योंकि इसमें बोला है कि इस बार परीक्षा पास करनी ही होगी। ठीक है, तो इस बार करनी होगी मतलब कि अगली बार हो सकता है हम ना दे पाए, एज ना हो, है ना, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो इसलिए अगली बार भी देने का जरूर होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो सेकंड आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर इसको सेकंड नहीं बोलेंगे, गलत नहीं बोल सकते। आपका आंसर यहाँ पर बी पार्ट जो होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन हमने पहले ही आपको दिखा दिया है। आप अपने चैनल को एक बार रिवर्स करके पिछला ऑप्शन एक बार फिर से देख सकते हैं। ठीक है, कि क्या क्या ऑप्शन हमने दिया था, 4 ही ऑप्शन दिया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला है। इसमें लिखा हुआ है नाउअडेज चिल्ड्रंस आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय देयर टीचर्स देन बाय देयर पेरेंट्स। आजकल के बच्चे अपने माता पिता की तुलना में अपने शिक्षकों से अधिक प्रभावित होते हैं। तो दो आंसर्स क्या बोला है, द चिल्ड्रन कंसिडर टीचर्स एज देयर रोल मॉडल। ठीक है, बच्चे शिक्षकों को अपना आदर्श मानते हैं। दूसरा लिखा है अ लार्ज अमाउंट ऑफ चिल्ड्रंस टाइम इज स्पेंट इन द स्कूल। स्कूल में बच्चों के समय की बड़ी राशि खर्च की जाती है, मतलब हुआ कि अपने ज़्यादा मात्रा में वो एक तरह से स्कूल में समय बिताते हैं। ठीक है, ये हुआ इसका मतलब। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर जो अगर बोला है स्टेटमेंट में कि आजकल के बच्चे अपने माता पिता की तुलना में अपने शिक्षकों से अधिक प्रभावित होते हैं, तो शिक्षक क्या होते हैं, उनके गाइडेंस होते हैं, वो आइडिया देते हैं कि हाँ इस तरह से पढ़ो, अपना कैरियर संवारो, है ना, ये सब चीज़, वो जिस चीज़ की तैयारी करना हो उसके बारे में वो बताते हैं। तो इसलिए बच्चे जो है ज़्यादा प्रभावित होते हैं, वो रोल मॉडल बोलते हैं। इसलिए पहला आंसर जो है इसका हमेशा सही होगा, ये गलत नहीं होगा। दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि बच्चे स्कूल में ज़्यादा समय बिताते हैं, है ना, वो ज़्यादा पैसा खर्च होता है, राशि खर्च होता है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये दूसरा का कोई मतलब नहीं बनता, यहाँ पर फर्स्ट ही सही होगा। ठीक है, इसमें क्या बोला है, प्रोवाइड मिड डे मील्स टू द चिल्ड्रेन इन प्राइमरी स्कूल्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग स्कूल। ठीक है, यहाँ पर छात्र स्कूल में आने के लिए छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए प्राथमिक स्कूलों में भाग ले रहे बच्चों को मध्याह्न भोजन प्रदान करें या प्रदान की जाती है, उसकी सुविधा दी जाती है। तो अब इसमें एजम्पशंस क्या है, मिड डे मील्स विल अट्रैक्ट द चिल्ड्रन टू द स्कूल। मध्याह्न भोजन जो है बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, और दूसरा हुआ दोज चिल्ड्रन हु अदरवाइज डिप्राइव्ड ऑफ गुड फूड विल अटेंड द स्कूल। वे बच्चे जो अच्छे भोजन से वंचित हैं वो भी स्कूल में आएंगे। अब दोनों में यहाँ कौन सही है, तो देखिए यहाँ सिर्फ पहला सही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मिड डे जो मील्स स्टार्ट किया गया है वो बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित करने के लिए ही किया गया है, कि आजकल बच्चे जो स्कूल नहीं आ पाते हैं, खास तौर पे ग्रामीण तबके के इस इलाका में, है ना, देखा जाता है कि बच्चे स्कूल से, सरकारी स्कूल से नहीं आते, कम आते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो सुविधा की गई ताकि उस भोजन के लालच में बच्चे जो है स्कूल की ओर आए। ठीक है, उनके गरीब माँ बाप बच्चे भी भोजन के लालच में जा बेटा पढ़ ले, कुछ भोजन मिल जाएगा, साथ में पढ़ाई भी हो जाएगी, है ना, तो इसलिए शिक्षा का स्तर में सुधार होगा। तो ये इसीलिए ये योजना शुरू की गई थी। ठीक है, तो सेकंड यहाँ बोला गया क्या कि वैसे बच्चे जो जिन्हें घर पे अच्छे भोजन से वंचित होते हैं वो स्कूल अटेंड करेंगे नहीं। अगर अच्छा भोजन का ही मेन मकसद होता तो उसके लिए लंगर खुलवाया जाता, है ना, एक आश्रम खुलवा दिया जाता, वहाँ सिर्फ भोजन ही की व्यवस्था की जाती, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं होता, तो ऐसे सभी गरीब बच्चों को अच्छे अच्छे भोजन मिल जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो है शिक्षा स्तरों में सुधार लाने के लिए जो बच्चे स्कूल से कट गए हैं, नहीं आ रहे हैं, है ना, तो वो उनकी ओर स्कूल में भीड़ रहे, कमी ना रहे स्कूल में बच्चों की, उसके लिए ये ऐसा व्यवस्था किया गया ताकि बच्चे लोग स्कूल में पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सेकंड जो है वो गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या बनेगा, तो सिर्फ पहला ही सही होगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। हमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, और इसीलिए हमें उस पर ध्यान से देख करके बताना चाहिए। देखिए जैसे इसी क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ट्रैफिक जैम ऑन मोस्ट ऑफ द रूट्स इन द सिटी हैव बिकम ए रेगुलर फीचर ड्यूरिंग मानसून। मानसून के दौरान शहरों के अधिकांश शहरों पर ट्रैफिक जाम की नियमित सुविधा बन गई है। ठीक है, मतलब नियमित ये चीज़ देखा जाता है। रेगुलर फीचर मतलब ये प्रॉब्लम हमेशा अक्सर होता रहता है। तो यहाँ फर्स्ट क्या लिखा है कि मटेरियल यूज्ड फॉर रोड कंस्ट्रक्शन कैन नॉट विदस्टैंड द फ्यूरी ऑफ मानसून रिजल्टिंग इनटू
इन्यूमरेबल पॉट होल्स ऑन द रोड्स। ठीक है, यानी सड़कों पर जितने भी छोटे छोटे गड्ढे हैं जो भी है वो मानसून के जो सामग्री जो उनसे बनती है वो मानसून के रोषों का सामना नहीं कर सकती। मतलब ये जो बनाए जाते हैं जिस मटेरियल से उससे वो मानसून के अनुसार सही नहीं है। और दूसरा क्या बोला है, नंबर ऑफ व्हीकल्स कमिंग ऑन द रोड इज मच मोर इन मानसून एज कंपेयर टू द अदर सीजन। ठीक है, अन्य मौसम की तुलना में मानसून में सड़क पे आने वाले वाहनों की संख्या बहुत अधिक है। ये सेकंड हम लोग नहीं कर सकते कि मानसून बरसात के मौसम में लोग सबसे ज़्यादा घर से बाहर निकलते हैं इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ आती है तो जाम लग जाता है, ये नहीं होता। अब अगर मानसून है, बारिश हो रही है और सड़कों पे ट्रैफिक जाम एक हो रही है बार बार, तो इसका मतलब है कि हो सकता है ऐसा भी हो कि सड़कों पे पानी भर जाते होंगे, है ना भाई। अब देखिए पानी नहीं बरस रहा है तो फिर सड़क पे तो जाम नहीं है, लेकिन जब पानी जैसे ही बरसता है मानसून के दौरान तो सड़कों पे जाम होती है। तो ऐसा भी तो होता है ना कि बहुत से पानी गड्ढे होते हैं तो गड्ढे में पानी भर जाता है ना, तो जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये पहला एक रीज़न है सही होने का। लेकिन दूसरा रीज़न नहीं है कि नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है वो ज़्यादा बाहर रोड पे आते हैं मानसून में, ये नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन जो रीज़न यहाँ पर है कि वो मटेरियल जो यूज होता है सड़क बनाने के लिए वो मानसून के हिसाब से सूटेबल नहीं होता, जिसके कारण मानसून के बारिश के दौरान सड़कें टूट जाती हैं, है ना, और फिर जिसके कारण गड्ढे बन जाते हैं, तो कभी कुछ छेद हो जाता है तो कभी पानी जमा हो जाता है। तो ये सब कारण से यहाँ पर रफ्तार जो है गाड़ियों की धीमा हो जाती है, जिसके कारण जाम लगने लगता है। ठीक है, ये रीज़न यहाँ पर हो सकता है। अब देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इसमें क्या बोला है, एनरोल विद अस बिफोर 30 जून टू गेट द एडवांटेज ऑफ आवर 20% डिस्काउंट ऑफर। ठीक है, हमारे 20% छूट की पेशकश का लाभ पाने के लिए 30 जून के पहले हमारे यहाँ नामांकन कराएं। ठीक है, एन एडवर्टाइजमेंट बाय ए कोचिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, एक कोचिंग संस्थान के द्वारा दिया गया विज्ञापन है। तो फर्स्ट क्या लिखा है, डिस्काउंट ऑफर इज बॉन्ड टू अट्रैक्ट गुड स्टूडेंट्स एज वेल। ये जो डिस्काउंट है वो अच्छे विद्यार्थियों को भी आकर्षित करने में बाध्य है। और दूसरा बोला है, इवन दोज स्टूडेंट हु कैन नॉट अफोर्ड टू पे द फीस ऑफ क्लासेस में ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट। वैसे विद्यार्थी जो फीस का भुगतान नहीं कर सकते वो संस्थान में शामिल हो सकते हैं। भाई देखो फ्री में तो नहीं पढ़ा रहा है कि जो फीस नहीं दे सकता वो आ जाएगा, है ना, गया ना, वो भी डिस्काउंट कितना, मात्र 20%। अब किसी कोचिंग कैसा है ये भी तो नहीं पता, हो सकता है ये IAS का कोचिंग हो, मेडिकल इंजीनियरिंग का कोचिंग हो, तो वहाँ पर तो लाखों में फीस होती है। तो 1 लाख अगर फीस भी है तो उसमें 20% का डिस्काउंट है, तो अभी तो 80,000 देना पड़ेगा ना। तो जो गरीब विद्यार्थी हैं वो भी अफोर्ड कर पाएगा 80,000, ये कर नहीं सकते, है ना। तो सेकंड तो बिल्कुल गलत लग रहा है कि वो जो फीस नहीं दे सकते, है ना, वो आ जाएंगे भाई 80,000 वो दे पाएगा तो 20,000 भी दे देगा। तो 20% डिस्काउंट तो वो क्या है, एक तरह से मामूली डिस्काउंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट तो है नहीं। हाँ 60% 80% होता तो एक बात होती, तब उस पर इसमें विचार किया जा सकता है। लेकिन सेकंड यहाँ पर 20% डिस्काउंट के कारण विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो सेकंड गलत हो जाएगा। और पहला क्या बोला, डिस्काउंट ऑफर इज बॉन्ड टू अट्रैक्ट गुड स्टूडेंट्स एज वेल। जैसे सारे विद्यार्थी आकर्षित होते हैं, उससे अच्छे विद्यार्थी भी आकर्षित हो जाएंगे। आकर्षित होने में बाध्य ये कहना भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि जो अच्छा विद्यार्थी होता है वो डिस्काउंट के नाम पे जाके एडमिशन लेगा। कोई भी पढ़ने वाला विद्यार्थी है तो वो क्या चाहेगा, उस अपना रिजल्ट चाहेगा, जिस चीज़ की वो तैयारी करना चाहेगा तो वो देखेगा ना भाई ये कैसा ब्रांड है, यहाँ कैसी पढ़ाई होती है, इनके मटेरियल क्या हैं, है ना, इनका फीडबैक कैसा है, मटेरियल जो तैयारी करेंगे वो हेल्पफुल है या नहीं, टीचर कैसे हैं, है ना। ये सब चीज़ देख के ही वो डेमो वगैरह लेता है तो फिर जाके एडमिशन लेता है। डिस्काउंट से मतलब नहीं होता कि इसको डिस्काउंट यहाँ दे रहा है चलो यहाँ ले लिए, वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है लेकिन महंगी फीसें तो नहीं जाएंगी। वो तो गरीबी देखा जाता है ना कि उसको वो पेमेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर दोनों ही गलत होगा, आंसर चला जाएगा आपका नीदर नॉर में। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में कैसे बनेगा। अरविंद ने क्या सलाह दिया, अरविंद एडवाइस विनोद। ठीक है, अरविंद की सलाह विनोद को, क्या इफ यू वांट टू प्रिपेयर बैंक एंड SSC एग्जाम्स ज्वाइन इंस्टीट्यूट XYZ। यदि तुम अकाउंट्स की बैंक और SSC के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो संस्थान XYZ से जुड़ें, यानी वहाँ जाके एडमिशन लें, पढ़ाई करें। तो पहला क्या बोला, इंस्टीट्यूट XYZ प्रोवाइड गुड एजुकेशन ऑफ बैंक एंड SSC एग्जाम्स।
जो एक इंस्टीट्यूट है XYZ, वो बैंक और SSC एग्जाम्स की अच्छी शिक्षा देती है भाई, तभी तो वो कर रहा है, सलाह दे रहा है, कोई गलत सलाह तो देगा नहीं। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसको कभी भी हम लोग गलत नहीं मानेंगे, ठीक है, वो सही मानेंगे। स्टेटमेंट में लिखी हुई बातें सब सही होती है। तो अगर बंदा कोई किसी को सलाह दे रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव सोचना है कि वो अच्छी सलाह दे रहा होगा। तो अगर XY इंस्टीट्यूट में अच्छी पढ़ाई होती है तभी वो बोल रहा है कि जाके वहाँ एडमिशन लो, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, विनोद लिसन टू अरविंद्स एडवाइस। विनोद जो है वो अरविंद की सलाह को सुनता है। यहाँ लिसन्स का मतलब हो गया कान से सुनना। भाई वो सुन रहा है तभी तो वो सलाह दे रहा है, वो अकेले तो नहीं बड़बड़ा रहा है ना। अरविंद कुछ बोल रहा है और विनोद उसको सुन रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये भी सही होगा। इसका मतलब आप ये मत समझना कि वो जाके एडमिशन लेता है, यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा कि वो सुनता है सलाह को, इसलिए बोथ आंसर आएगा। अब स्टूडेंट देखिए, जो मैं क्वेश्चन अब लेकर आ रहा हूँ इसमें जो है वो आपका 3 एजम्पशंस होंगे। स्टेटमेंट रहेगा, फिर 3 एजम्पशंस है, ऑप्शन भी यहीं पर दिया हुआ है, ठीक है। और आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि कौन से जो हैं वो यहाँ पर आंसर सही होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, बाय प्योर एंड नेचुरल हनी ऑफ ABC कंपनी। ABC कंपनी की शुद्ध और प्राकृतिक शहद खरीदें। ये एडवर्टाइजमेंट निकला है कहाँ पर, तो एक न्यूज़पेपर में ये एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। ABC कंपनी का शुद्ध और प्राकृतिक शहद खरीदें, ये समाचार पत्र में एक विज्ञापन दिया गया। तो फर्स्ट एजम्पशन क्या है, आर्टिफिशियल हनी कैन बी प्रिपेयर्ड। आर्टिफिशियल मतलब जो मैन मेड होते हैं, कृत्रिम रूप से बनावट, ठीक है, बनावटी शहद जो है वो आर्टिफिशियल हनी तैयार किया जा सकता है। दूसरा क्या बोला है, पीपल डू नॉट माइंड पेइंग मोर फॉर प्योर एंड नेचुरल हनी। लोग शुद्ध और प्राकृतिक शहद के लिए अधिक भुगतान करने का माइंड नहीं करते, ठीक है। और तीसरा बोला है, नो अदर कंपनी सप्लाइज प्योर हनी। कोई भी दूसरी कंपनियां जो हैं वो शुद्ध, इतना शुद्ध हनी जो है, शुद्ध शहद तैयार नहीं करती, आपूर्ति नहीं करती। ये 3 चीज लिखा हुआ है। तो आपको क्या लगता है, तो सबसे पहले तो ये थर्ड गलत हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ABC कंपनी अगर प्रचार कर रही है ना, वो सप्लाई करती है शहर में शुद्ध और नेचुरल हनी, तो दूसरी कंपनियां भी कर सकती हैं, सबके अपने अपने प्रोडक्ट है, इसलिए अपना प्रचार करिए। कि मेरे प्रचार करने का मतलब क्या होता है, विज्ञापन देने का मतलब ये होता है ना कि मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है, लोग मेरे पब्लिक जो है वो मेरे प्रोडक्ट को खरीदें, आकर्षित करने के लिए तो ये विज्ञापन दिया जाता है ना। तो और भी तो कंपनियां होंगी, तो इसलिए ये थर्ड जो है वो गलत है, कहना कि नो अदर कंपनी सप्लाइज प्योर, ठीक है, ये रॉन्ग हो गया। अब सेकंड देखिए, पीपल डू नॉट माइंड पेइंग मोर फॉर प्योर एंड नेचुरल हनी। यहाँ पर शुद्ध और प्राकृतिक शहद पाने के लिए ज़्यादा पेमेंट में लोग माइंड नहीं करते या मन नहीं होता, ये भी गलत है, ठीक है। क्योंकि आप देखो इस स्टेटमेंट में सबसे पहले यहाँ पर लिखा है पेइंग मोर फॉर, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें पेमेंट की तो कुछ बात ही नहीं की, यहाँ तो जिक्र ही नहीं किया स्टेटमेंट में कि इसका पेमेंट कैसा है, मतलब प्राइस क्या है, कॉस्टली है ना, या सस्ता है, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। तो लोग यहाँ पर दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, माइंड करेंगे, मन नहीं है, ये सब हम नहीं कह सकते। ये सब जो लिखना है वो सही नहीं होगा, दिस इज नॉट टेकन फॉर ग्रांटेड, ठीक है। तो सेकंड भी रॉन्ग हो गया। अब फर्स्ट क्या बोला है, आर्टिफिशियल हनी कैन बी प्रिपेयर। देखिए, जब कोई विज्ञापन दिया जाता है तो इसमें क्या फोकस किया जाता है, पब्लिक इसमें क्या देखेगा, तो ये देखेगा प्योर और नेचुरल, ठीक है। यही 2 टर्म देखेंगे, शुद्ध भी है और प्राकृतिक भी है। नेचुरल बोलने का मतलब क्या होता है कि कोई मिलावट नहीं, एक्स्ट्रा चीज़ कुछ नहीं मिलाया गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बाजार में नकली सामान मिलता होगा, उसी के अगेंस्ट में ना ये प्रचार कर रही है कि मेरा प्रोडक्ट बिल्कुल असली है, शुद्ध है, प्राकृतिक है, कोई मिलावट नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब मार्केट में आर्टिफिशियल हनी भी मिलता होगा, ठीक है। तो बनावटी शहद तैयार किया जा सकता है। अब जैसे मैं बोलूँ कोई भी चीज़ मिलावट बन ही नहीं सकता, तो उसके बारे में कोई क्या बोलेगा। जैसे मान लिया कोई भी जड़ी बूटी अगर लिया है और ये बोले कि नकली जड़ी बूटी है, तो ये बना नहीं सकते ना, अगर फैक्ट्री में बन जाए तो फिर वो नेचुरल प्राकृतिक चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अगर बोला गया कि ये शुद्ध और नेचुरल है प्रचार में, तो इसका मतलब नकली सामान मिल सकती है, तो पहला जो है वो सही होगा। यहाँ पर ये मत देखना कि यहाँ पर आर्टिफिशियल शब्द नहीं लिखा है, वो क्या चीज़ है। अगर यहाँ लिखा होता कि बाजार में इम्प्योर हनी भी मिलता होगा तो वो भी सही होगा, क्योंकि प्रचार कर रहे हैं ना उसी अगेंस्ट में, तो इसलिए वो आपका वहाँ पर सही हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा, ओनली फर्स्ट इज इम्प्लिसिट। क्लियर हो गया आप लोगों को।
अब देखो इस क्वेश्चन में कैसे बनेगा, डू नॉट लीन आउट ऑफ द मूविंग ट्रेन, ठीक है, यानी चलती ट्रेन से बाहर ना देख झुके, बाहर ना झांके, ये हुआ, ठीक है। अ वार्निंग इन द रेलवे कंपार्टमेंट, एक रेलवे के डब्बे में चेतावनी लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है कि चलती ट्रेन से बाहर ना झांकें, बाहर क्यों ना झुकें, है ना, क्योंकि एक्सीडेंट होने का खतरा होगा। लिखने का तो मतलब यही होता है वार्निंग, ये वार्निंग वाले स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस तरह के जो चेतावनियां होती हैं, सच वार्निंग्स विल हैव सम इफेक्ट, ये चेतावनी क्यों लिखा गया रेलवे के डब्बे में, ताकि जो लोग ऐसा करते हैं वो ना करें। तो सच वार्निंग्स विल हैव सम इफेक्ट, यानी इस तक चेतावनी पर कुछ असर होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है, लीनिंग आउट ऑफ ए मूविंग ट्रेन इज डेंजरस, चलती ट्रेनों से निकलना या बाहर झांकना खतरनाक होता है, तभी तो ये वार्निंग दी गई है। अगर ये खतरनाक नहीं होता, डेंजरस नहीं होता, तो फिर वार्निंग क्यों दी होती, नहीं दी गई होती ना। तो ये डेंजरस होगा, इसलिए दिया गया है। तो सेकंड भी सही है। थर्ड क्या हुआ, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ रेलवे अथॉरिटीज टू टेक केयर ऑफ पैसेंजर सेफ्टी, यात्रियों की सुरक्षा का मामला उठाना जो है वो रेलवे अधिकारियों का कर्तव्य है। वो ध्यान रखेगी कि हाँ रेलवे में जो भी चढ़ते हैं पैसेंजर वो सेफ रहें, ठीक है। बहुत जगह ऐसे वार्निंग लिखा होता है किसी न छुएं, झटके लग सकते हैं, इतने वोल्ट के करंट है। रेलवे के अंदर भी होता है ना, अपने सामानों की रक्षा स्वयं करें, ये सब टाइप के जो सलाह या वार्निंग दी जाती है वो सब इसलिए दी जाती है ताकि पैसेंजर अपना ध्यान खुद रखें, ठीक है। तो इसलिए ये सब किसका कर्तव्य है भाई, किसकी ड्यूटी है, तो रेलवे डिपार्टमेंट की है। तो इसलिए थर्ड भी सही होगा, ठीक है, इसको हम गलत नहीं कहेंगे। तो तीनों यहाँ पर सही है, इसलिए पांचवा जो है ऑप्शन होगा इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है जी। क्लियर हो गया सबको, तो ध्यान से पढ़ेंगे। और ये सब आसान क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन में फंसने की जरूरत ही नहीं है, सब बन जाते हैं आसान से। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है हाल के ही जो बीमारियां चल रही हैं, कोरोना डिजीज पे ही क्वेश्चन हमने अपना बनाया है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, A large number of people affected by corona disease have been brought to the temporary relief camp of the hospital organized by the state government for quarantine and isolation, ठीक है। कोरोना रोग से प्रभावित बड़ी संख्या में लोगों को राज्य सरकार द्वारा आयोजित अस्पताल के अस्थायी राहत शिविर में संगरोध और अलगाव के लिए लाया गया है। संगरोध और अलगाव का मतलब हो गया अलग रखना, ठीक है, समझ में आया। तो ये आजकल तो आप ये सब टर्म देख ही रहे हैं, क्वारंटीन क्या होता है, आइसोलेशन क्या होता है, आप न्यूज़ में सुन भी रहे होंगे। तो यहाँ पर इसके लिए क्या बनेगा, तीन इसमें दिए हुए हैं जंक्शंस, कौन सा सही है। तो फर्स्ट लिखा है द टेम्पोररी रिलीफ कैंप ऑफ द हॉस्पिटल हैज़ एडिक्वेट सप्लाईज टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट फैसिलिटी टू द अफेक्टेड पीपल इन द एरिया। अस्पताल के अस्थायी राहत शिविर में क्षेत्र के प्रभावित लोगों को इलाज उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त सुविधा है। भाई सुविधा है तभी तो यहाँ पर लाया गया है, नहीं लाया गया, सुविधा नहीं होता तो क्यों लाया गया होता, कहीं और रख देते, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर स्टेटमेंट में जो लिखा गया है वो उसके अनुसार फर्स्ट जो है बिल्कुल सही है और स्टेटमेंट से ये जुड़ा हुआ चीज़ है, ठीक है। फिर लिखा है ऑल दोज अफेक्टेड पर्सनस कैन बी अकोमोडेट इन द टेम्पोररी सेंटर फॉर फूड एंड ड्रग्स। जितने लोग भी वहाँ प्रभावित लोग आए हैं वो भोजन और दवाओं के लिए अस्थायी राहत शिविर में समायोजित किया जा सकता है। तो ये भी सही होगा, ठीक है। अब यहाँ ड्रग्स लिखा है, दवा लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए दवा दिया जा रहा है। इसका तो अभी इलाज है नहीं, तो क्या दवा देगा भाई, तो जो बुखार आ रहा है तो उसको बुखार को कम करने के लिए पैरासीटामोल वगैरह दिया जाएगा ना, ताकत की चीज़ें दी जाएंगी, अंदर के सिस्टम को जो इम्यून सिस्टम होती है उसको बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ दिया जाता है ताकि उससे वायरस नष्ट हो जाए, ठीक है। तो इसलिए ये भी सही होगा, ठीक है। कि जितने भी अफेक्टेड लोग हैं वो वहाँ थोड़ी देर रुक सकते हैं अस्थायी आश्रम, ठीक है। थर्ड क्या बोला है, मेनी मोर अफेक्टेड पीपल आर येट टू कम द रिलीफ कैंप इन द हॉस्पिटल। कई और प्रभावित लोगों को अस्पताल में अस्थायी शिविर में आना बाकी है, आना बाकी है, ये हम गारंटी रूप से नहीं कर सकते, या अभी नहीं आए हैं और भी लोग आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। अक्सर होता क्या है कि मान लीजिए पता चल गया कि इस क्षेत्र में, इस एरिया में 10-15 लोग अफेक्टेड हैं, ठीक है, 10 लोग अफेक्टेड हैं तो 10 को लेकर क्वारंटीन कर दिया। अब जैसे जैसे पता चलेगा वैसे होगा, हो सकता है कोई और ना हो, फैलने से रोकने के लिए किया जाता है ना। जैसे विदेश से भी जब लोग आए थे प्लेन के द्वारा यहाँ पर लाए गए थे तो पहले उनको 14 दिनों का क्वारंटीन किया गया था, आइसोलेशन में रखा गया था, ठीक है। अब और लोग आएंगे कि नहीं आएंगे ये हम नहीं कर सकते क्योंकि स्टेटमेंट में इसका जिक्र नहीं है।
हो सकता है सबको लाया गया होगा, है ना। ये भी हो सकता है क्योंकि पता चल जाता है कि इस एरिया में कितने लोग हैं, इस कॉलोनी में कितने लोग हैं, इस कॉलोनी में 10 लोग हैं, 10 को उठा के वहाँ ले गया, ठीक है, उसमें कैंप में रख दिया गया। बाकी लोग नहीं भी हो सकते हैं क्योंकि फैलने से रोका गया ना, इसलिए तो पहले उठा के उनको आइसोलेशन में रखा गया था। इसलिए यहाँ पर ये कहना गारंटी रूप से सही नहीं होगा, ठीक है। तो थर्ड यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, सी पार्ट, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम लोग करते हैं आगे चल के। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू हाइक द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल बाय अबाउट ₹3 पर लीटर टू पार्शियली रिड्यूस द गैप बिटवीन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्राइसेस, ठीक है। तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में ₹3 लीटर बढ़ा दिया ताकि जो भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के बीच का अंतर जो है वो आंशिक रूप से क्या हो, कम, डिफरेंस जो है वो कम। अब ये उस सीजन का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था करीब 2-3 साल पहले ही बैंक पीओ के एग्जाम में। तो उस केस में ये क्वेश्चन इस टाइप के दिए गए थे। तो वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेलों की कीमत बहुत अधिक थी, अभी तो करंट में कम है लेकिन पहले कम अधिक थी, तो इसलिए सरकार को भी बढ़ाना पड़ा था। तो अब इस कंडीशन में पहला क्या लिखा है आंसर में, द ऑयल कंपनीज में नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब द डिफिसिट इन परचेज एंड सेल प्राइस। जो तेल कंपनियां हैं वो खरीद बिक्री की कीमतों में घाटे को ज़्यादा अफसोस नहीं कर सकती, इसीलिए ये सरकार को बढ़ाना पड़ा। तो फर्स्ट बिल्कुल सही है, ठीक है, नो डाउट, फर्स्ट हमें सही होगा एकदम, ठीक है, क्लियर एकदम। पीपल में स्टार्ट कंट्री वाइड एगेशन अगेंस्ट द प्राइस हाइक। मूल्य वृद्धि के खिलाफ लोग देशव्यापी आंदोलन शुरू कर सकते हैं। भाई ₹3 बढ़ाए, कोई 30-40 रुपये तो बढ़ाए नहीं कि इससे लोग सड़क पे उतर जाएंगे, है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसलिए ये जो है आजकल विपक्षी पार्टियां भले कर सकती हैं, ठीक है, कि महंगाई मार डालेगी ये सब वगैरह। तो यहाँ पर लोगों के बारे में लिखा गया है, तो इसलिए ये गारंटी रूप से सही नहीं होगा कि लोग जो है वो धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे इसके खिलाफ, ये नहीं कर सकते, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, क्योंकि पब्लिक भी समझदार है भाई, वो भी जान रहे हैं कि मजबूरी है इसलिए बढ़ाया गया है, बाद में कम हो जाएगा, सस्ता होगा तो इसलिए थर्ड यहाँ पर क्या लिखा है, द ऑयल कंपनी मे नॉट एग्री द गवर्नमेंट डिसीजन ऑफ मार्जिनल प्राइस हाइक। अब ये देखो, तेल कंपनियां जो हैं, ये जो ₹3 बढ़ाया गया है, अब वो चाहेंगे कि ₹10 बढ़ गया, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए ये नहीं कर सकते कि वो एग्री नहीं होंगे या होंगे, हो सकता है उनका जब घाटा कम हो गया होगा तो एग्री भी हो जाए, ठीक है। बाद में जब दाम घटेगा तो प्राइस उस हिसाब से नहीं घटाया जाएगा, कम रखा जाएगा, तो उसमें क्या होगा, उनका घाटा वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए थर्ड भी जो है वो सही नहीं है, हम लोग नहीं कर सकते यहाँ पर भी सही। तो आंसर क्या बनेगा, ओनली फर्स्ट आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। केवल पहला ही सही है, बाकी जो है वो गलत हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन करें हम लोग। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है क्या, टू अलाउ द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टू रिमेन्स ओपन टिल मिडनाइट टू रिड्यूस क्राउडिंग ऑफ शॉपर्स इन दिस कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग द वीकेंड, ठीक है। सप्ताह अंत के दौरान यानी सैटरडे संडे जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो बिक्री होती है उसमें भीड़ कम करने के लिए आधी रात तक यानी रात को 12-1 बजे तक खुले रखने की अनुमति दे दिया है। पहले तो 10 बजे तक बंद हो जाते थे, अब 12 बजे तक 1 बजे तक कह दिया गया कि आप खुले रखो, ठीक है भाई। अब क्यों ऐसा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, ठीक है, तो उसके जो रीजन है, क्या वो तीनों एजम्पशंस में से मैच खाते हैं। तो फर्स्ट बोला है, पीपल में स्टिल प्रिफर टू शॉप ड्यूरिंग द वीकेंड्स। लोग अब सप्ताह अंत के दौरान खरीदारी करना पसंद कर सकते हैं। ये जो लिखा है पसंद कर सकते हैं, ये गलत है। ऐसा नहीं है कि पसंद कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते, भाई उनके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत से लोग बिजी होते हैं, है ना, जॉब करते हैं, तो वो वीकेंड में छुट्टियां होती हैं तो वो जाना पसंद करते हैं। तो ये अब सरकार ने डिसाइड किया इसलिए वो पसंद कर सकते हैं, दिस इज नॉट टेकन फॉर ग्रांटेड। फर्स्ट आंसर सही नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा क्या बोला है, मेनी पीपल मे नाउ डू देयर शॉपिंग लीजरली ड्यूरिंग द लेट इवनिंग आवर्स। ये सही लग रहा है। बहुत से लोग जो है सॉरी अब देर शाम तक आराम से अपनी खरीदारी कर सकते हैं। पहले होता है ना, लोग जल्दी जल्दी में करते हैं, भाई जल्दी चलो मार्केट बंद हो जाएगी, ये हो जाएगी, अब देर रात तक खुलेगा तो चलो आराम से थोड़ा शॉपिंग कर लेंगे, भीड़ भाड़ से भी बचे रहेंगे, है ना। तो इसलिए ये जो है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, नो डाउट, ठीक है, ये गलत नहीं होगा, सेकंड सही होगा। थर्ड क्या बोला है, द सेल्स ऑफ दिस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में इंक्रीज जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट।
ठीक है। सरकार के इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों की बिक्री से सरकार के लिए राजस्व में वृद्धि हो सकती है। अब देखो, कोई भी भाई बिक्री होती है तो जीएसटी टैक्स वगैरह लगता है, उससे रेवेन्यू होता है, लेकिन ये बात स्टेटमेंट में जिक्र नहीं है ना। टैक्स के बारे में, रेवेन्यू के बारे में ऐसा स्टेटमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो हम ये नहीं सोचेंगे, अपने मन से हम सोच करके कुछ भी आंसर नहीं लेंगे। आपको स्टेटमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, उसी के बारे में कहा गया। तो यहाँ पर सरकार ने, आप ये देखिए स्टेटमेंट का नेचर क्या है। सरकार ने ये सुविधा देर रात तक खोलने के लिए क्यों दी? ताकि लोग आराम से शॉपिंग कर सकें। ही नहीं कि सरकार का रेवेन्यू जो भाई 24 घंटे खोल दो, इससे रेवेन्यू तो और बढ़ जाएगा, है ना। तो इसलिए ये थर्ड भी जो है वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? ओनली सेकेंड। तो समझ में आ गया प्यारे बच्चों। तो ये यहाँ पर कैसे बनाना चाहिए स्टेटमेंट एग्जाम्पशन, सबसे पहले आप रूल्स ध्यान से देख लीजिए। उसमें जो भी टर्म्स है, ऑल है ना, मेनी, सम, तो सब भी कुछ सही भी हुए हैं, ऑल वाले कुछ गलत भी हुए हैं, है ना। मेनी, सम के केस में भी कुछ सही गलत हुए हैं, तो वो सब थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। स्टेटमेंट के नेचर के हिसाब से ही वो सही या गलत यहाँ पर हम लोग निर्णय ले सकते हैं। ऐसे अपने मन से हम लोग सही गलत नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अब यहीं तक रखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और एक बेल आइकॉन है उसे ऑन कर लें, ताकि अगली वीडियो जो है वो मेरी स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन से संबंधित होगी। वो जब रिलीज होगी, अपलोड होगी, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बेल आइकन को हमेशा ऑन करके रखना चाहिए, ठीक है जी। चलिए, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार, जय हिंद।